नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर जगह छाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल राइट्स, प्रेस फ्रीडम और हमारे नए आईटी नियमों की। हाल ही में कुछ ऐसे डेटा और दावे सामने आए हैं जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम सीधे सोर्स मटेरियल से लिए गए डेटा को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि भारत में ऑनलाइन कंटेंट के भविष्य को लेकर आखिर क्या बहस चल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आई गिरावट, फिर कंटेंट ब्लॉकिंग में ये जो अचानक से उछाल आया है, इसके बाद नए आईटी नियम, डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स पर इसका असर, सरकार के 4 फेज का एनालिसिस और आखिर में इस पर हो रहा विरोध और आगे के कदम। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आई ये ताज़ा गिरावट और इसका ग्लोबल रैंकिंग्स पर असर। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 157। सोर्स के एनालिसिस के हिसाब से 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की लिस्ट में भारत खिसककर 157वें नंबर पर आ गया है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, बल्कि एक काफी बड़ी और चिंताजनक बात है जिसे इस रिपोर्ट में बहुत प्रमुखता से हाईलाइट किया गया है। अब इस डेटा को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख के देखते हैं। हम अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले आखिर कहाँ खड़े हैं? सोर्स ने एक बड़ा ही हैरान करने वाला ऑब्जर्वेशन दिया है कि इस रैंकिंग में भारत अब पाकिस्तान से भी नीचे है, जो कि 153वें स्थान पर है। हमारे आसपास के इलाके में सिर्फ एक देश है जो हमसे नीचे है, और वो है चीन, 178वें नंबर पर। रिपोर्ट के क्रिएटर का तर्क है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये नंबर्स एक काफी निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। कंटेंट ब्लॉकिंग में आया ये अचानक उछाल और सेंसरशिप का बढ़ता ग्राफ। इस डेटा विजुअलाइजेशन को देखिए। सोर्स के मुताबिक सरकार द्वारा ब्लॉक किए जाने वाले ऑनलाइन कंटेंट में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है। मतलब 2023 में जहां करीब 6000 ऑनलाइन कंटेंट पीसेस ब्लॉक हुए थे, वहीं 2024 में ये नंबर सीधा डबल होकर 12000 हो गया। और बात यही खत्म नहीं होती। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक ये आंकड़ा 24000 को पार कर जाएगा। सोचिए, सिर्फ 3 साल में सीधे 4 गुना का इजाफा। ये वाकई में बहुत बड़ा नंबर है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जा किन प्लेटफॉर्म्स पर रहे हैं। तो एनालिसिस हमें बताता है कि सबसे बड़ा टारगेट है एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे। पूरे 60% ब्लॉकिंग ऑर्डर्स अकेले एक्स पर गए हैं। इसके बाद नंबर आता है मेटा का 25% के साथ, और यूट्यूब पर करीब 5%। सोर्स का सीधा सा तर्क ये है कि ये ऑर्डर्स उन प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पॉलिटिकल आलोचनाएं सबसे मुखर होती हैं। तो इसके पीछे का लीगल मैकेनिज्म क्या है? चलिए अपने तीसरे सेक्शन में हम इन्हीं नए आईटी नियमों की बारीकियों को समझते हैं। पुराने रूल्स और इन नए ड्राफ्ट रूल्स में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था कि टेक कंपनियों को कोई कंटेंट हटाने के लिए आराम से 36 घंटे का समय मिलता था, और सरकार के नोटिस अक्सर एक एडवाइजरी यानी सलाह की तरह होते थे। लेकिन अब ये टाइमलाइन घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दी गई है। और सबसे बड़ा चेंज जो सोर्स हाईलाइट करता है वो ये है कि अब ये कोई एडवाइजरी नहीं रही। अब आपको बिना किसी डिबेट के इन ऑर्डर्स को मानना ही पड़ेगा। ये पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे, अगर प्लेटफॉर्म्स ने बात नहीं मानी तो क्या होगा? यही एंट्री होती है सेक्शन 79 सेफ हार्बर की। ये एक ऐसा लीगल शील्ड है जो टेक कंपनियों को यूजर्स के पोस्ट किए गए कंटेंट की जिम्मेदारी से बचाता है। आसान भाषा में कहें तो अगर मैंने कुछ गलत पोस्ट किया तो आप कंपनी पर केस नहीं कर सकते। लेकिन सोर्स हमें बताता है कि नए नियमों के तहत अगर प्लेटफॉर्म सरकार की बात तुरंत नहीं मानते तो उनसे ये सुरक्षा कवच छीन लिया जाएगा। मतलब कंपनियों पर डायरेक्ट मुकदमे हो सकते हैं। तो ब्रॉडकास्टर्स पर निशाना कैसे साधा जा रहा है? हमारे चौथे सेक्शन में हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स पर इसका क्या सीधा असर पड़ने वाला है। इस पूरी प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए अक्टूबर 2024 में सहयोग पोर्टल नाम की एक चीज़ लॉन्च की गई। वैसे तो इसे साइबर क्राइम से लड़ने का ऑफिशियल पोर्टल बताया गया था, लेकिन सोर्स का दावा है कि असल में इसका इस्तेमाल सेक्शन 69A की इमरजेंसी पावर्स का यूज़ करके बिना कोई कारण बताए फटाफट कंटेंट को हटाने के लिए किया जा रहा है, और वो भी बिना किसी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के। इसका आम क्रिएटर्स पे क्या असर है?
एनालिसिस के हिसाब से जो लोग अपने कमरे में बैठकर इंडिपेंडेंट वीडियोस बनाते हैं, उन्हें भी अब डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर का टैग दे दिया जाएगा। मतलब उन पर भी बड़ी टीवी न्यूज़ चैनल्स वाले भारी भरकम रूल्स थोपे जाएंगे। और सबसे डराने वाली बात यह है कि अगर किसी का कंटेंट बैड टेस्ट का माना गया, जो कि बहुत ही वेग टर्म है, तो उनका पूरा का पूरा चैनल ही डिलीट हो सकता है। सोर्स का मानना है कि ये सब इंडिपेंडेंट आवाज़ों को डराने और उन्हें चुप कराने का एक तरीका है। चलिए अब 5वें सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सोर्स इस पूरी क्रोनोलॉजी को सरकार के 4 पॉलिटिकल फेज में कैसे बांटता है, आइए देखते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये नियम अभी ही क्यों लाए जा रहे हैं। सोर्स इसके लिए एक पूरी टाइमलाइन समझाता है। फेज 1 था 2011 से 2014 का, जब एक एंटी करप्शन लहर थी। फिर आया फेज 2 2015 से 2020 तक, जो अपार जनसमर्थन का एक गोल्डन पीरियड था। इसके बाद 2021 से 2025 का फेज 3, जहां सपोर्ट तो था लेकिन पॉलिसीज को लेकर थोड़ी दरारें दिखने लगी थी। और अब हम हैं फेज 4 में, जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आलोचना काफी बढ़ गई है। क्रिएटर की थ्योरी ये है कि इसी बढ़ती हुई आलोचना और पुशबैक को कंट्रोल करने के लिए ये नए सेंसरशिप टूल्स अभी लाए गए हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, विरोध और अगले कदम। इन नियमों के खिलाफ टेक प्लेटफॉर्म्स और पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ चुपचाप मान लिया जा रहा है। टेक कंपनियां काफी कड़ा विरोध कर रही हैं। सोर्स के डेटा के हिसाब से प्लेटफॉर्म एक्स ने बताया है कि सिर्फ 2025 के शुरुआती महीनों में उन्हें 3000 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स थमा दिए गए। मेटा की टेकडाउन रिक्वेस्ट्स भी 3 गुना बढ़ गई हैं और फिलहाल इन नियमों को लेकर कई हाई कोर्ट्स में लगातार लीगल केस लड़े जा रहे हैं। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है? स्टेप 1, सरकार ने टेक कंपनियों के साथ कुछ बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग्स की हैं। स्टेप 2, इस भारी विरोध को देखते हुए इन नियमों को लागू करने की जो डेडलाइन थी उसे फिलहाल टाल दिया गया है। और स्टेप 3, सबसे ज़रूरी बात, आम जनता से इस पर फीडबैक मांगने की जो विंडो थी उसे अब बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया गया है। सोर्स ने अपना ये पूरा एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ ख़त्म किया है। वो कहते हैं, अगर फ्री स्पीच किसी सरकार के लिए खतरा है तो वो सरकार देश के लिए खतरा है। हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्रिएटर का ये कोट इस पूरी डिबेट और उनके आर्ग्यूमेंट का एक बहुत ही सटीक और गहरा सारांश हमारे सामने रखता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने इन सारे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को आपके लिए आसान और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नए आईटी रूल्स और प्रेस फ्रीडम को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपनी राय और सजेशंस मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगी आपसे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।